रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार, मैं झरना मलिक। आज मैं आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ, एक अपील जिसमें अनेक बच्चों की जीवन बच सकती है। मुझे जन्म से थैलेसीमिया की बीमारी है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे के शरीर में रेड सेल क्रिएट होने की कैपेसिटी नहीं होती है। रेड सेल लोहित रक्त कणिका जो कहीं पे भी मैन्युफैक्चर या क्रिएट नहीं की जा सकती। केवल आप जब रक्तदान करोगे तभी मुझे मिल पाएगी 15 दिन की जीवन। अभी आप जाए आपकी नज़दीकी ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करें। आपकी एक ही बूंद रक्त मुझ जैसे अनेक बच्चों को 15 से 20 दिन की जीवन दे सकता है। हम आपके इंतजार में हैं। आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। मैं आप सबसे मेरे जैसे बच्चों के लिए निवेदन करती हूँ, आप ब्लड डोनेट करें और जीवन बचाएं। जय जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट, इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज एक और बेहद खास प्रोग्राम में एक खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे। अमूमन हम दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटीज़ की बात करते हैं और कुछ ऐसी स्टेट्स या ऐसी जगहें हैं जिसको हम भूल जाते हैं और अपनी डिस्कशंस में बहुत कम उसका जिक्र करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में डिसेबिलिटीज़ पे क्या चल रहा है, कौन सी नई स्कीम्स हैं, क्या स्टेटस है, क्या उत्तराखंड से माइग्रेशन का दौर डिसेबल्ड का फैसिलिटीज़ के अभाव में अभी भी कंटिन्यू है, क्या एक्सेसिबिलिटी का स्टेटस है, और साथ ही साथ जो हमारे मेहमान हैं उनकी लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के फाउंडर अमित सिंह नेगी साहब हैं। उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और उत्तराखंड में क्या हो रहा है डिसेबिलिटीज पे, उसके बारे में बात करेंगे। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो उड़ान के सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। बताएं हमें थोड़ा अपनी डिसेबिलिटी के बारे में और ये कैसे हुई, थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि मैं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ और 2011 में एक घटना मेरे साथ घटी जिस कारण से मेरा एक रेटिना डिटैचमेंट हो गया था, जिस कारण से मैं टोटली ब्लाइंड हो गया हूँ आज वर्तमान में। और ये कह सकते हैं कि जब मैं ब्लाइंड हुआ उससे पहले मेरी लाइफ कुछ और थी और जब ब्लाइंड हुआ उसके बाद आज लाइफ कुछ और है। पहले शायद हम उस लेवल पे नहीं सोचते थे जो आज हम सोच रहे हैं या जो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर रहा है जीवन में। उस समय पर अगर मैं अपनी शिक्षा की बात करूं, क्योंकि हम सबसे पहले जब हम छोटी उम्र में रहते हैं तो अपनी शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा की अगर बात करूं तो शिक्षा में मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उस समय सिर्फ मैं एक 10th पास आउट रहा हूँ। 2011 से पहले कुछ घटनाएं और भी घटी थी सर मेरे साथ। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2006 में मेरे फादर एक रोड एक्सीडेंट में जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, तो जिस कारण से हमारा परिवार पूरा एक आर्थिक रूप से तंगी में आ गया था। मेरे फादर एज ए PWD डिपार्टमेंट में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब में थे, लेकिन उसी दिन उनको परमानेंट का लेटर मिला था। वो परमानेंट हो रहे थे, उनको 1 जुलाई से परमानेंट होना था, लेकिन 15 दिन का वो गैप, 15 जून की तारीख, 15 दिन हमें जो है काफ़ी भारी पड़े और हमारी स्थिति जो है बहुत आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए थे।
हालांकि मदर को बहुत लड़ने के बाद फिर से अगेन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिला आफ्टर 6 मंथ 7th मंथ। और हम लोग की उस समय ऐसी उम्र नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय मात्र 13 साल का था। मेरा छोटा भाई जो कि 2.5 साल का था, और बड़े भैया मेरे उस समय पे कॉलेज कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वो वहाँ पर थे। सिस्टर है मेरी एक, तो वो भी वहाँ पे पढ़ रही थी उस समय पे। तो हम लोग इतने उम्र में नहीं थे कि हम लोग नौकरी में जा पाते। तो उसी चीज़ को समझते हुए, और जब परिवार की ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि अब कैसे परिवार को चलाएंगे, क्या करेंगे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए समझते हुए मैंने अपनी एजुकेशन को 2007 में, जब मैंने 10th पास आउट किया, और 10th भी मेरा ऐसा रहा है कि मैं किसी स्कूल पे नहीं था, मैंने प्राइवेट फॉर्म भरे थे और सेल्फ स्टडी करी, क्योंकि स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी परिवार की कि हम स्कूल जा पाते, घर को भी चलाना था। तो मैंने सबसे पहली जॉब एसटीडी बूथ पे गई, और उसके बाद साथ में पैथोलॉजी लैब में काम किया, इधर उधर के काम और स्किल्स वाले काम को सीखा, जैसे तब कि तक आप डिसेबल नहीं थे? नहीं था सर, उस समय तक नहीं था, ठीक है हम्म। ना। और उस समय पे प्लम्बरिंग का काम सीखा, टेलरिंग का काम सीखा, कारपेंटरी का काम सीखा, तो कुछ ना कुछ सीख रहे थे। मेरा इंटरेस्ट बहुत था सर, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट था, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी। और मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे बहुत शौक था, आज भी है, आज भी मैं बहुत सारे मॉडल्स बनाने की कोशिश करता हूँ। तो व्हेन डिड अब यू एक्वायर डिसेबिलिटी? जी, तो जब सर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हम जब आए वहां पे, मेरे रेटिना सडनली आई से डिटैच हो गया, जो कि पता नहीं चला। और फिर जब पता चला तो काफी लेट हो चुका था, डॉक्टर ने कहा कि वो पर रेटिना। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप ब्लाइंड हुए? हाँ सर, एक्सीडेंटल का मतलब ये है कि सर एक लाइट जो अपनी है, ऐसे कोई सड़क दुर्घटना ओके। वैसी नहीं हुई कि हम गाड़ी से गिर गए, वैसे नहीं था। कि एक लाइट मेरी आंखों पे लगी, और वो एक बहाना हम उसको कह सकते हैं सर, है ना, कि बहाना सा था वो, कि भाई आंखों में लगी और वो रेटिना जो है वहां से डिटैच हो गया। तो कौन सी दिल्ली एम्स लाइट, थोड़ा गया। बताएंगे कैसे, कौन सी सर लाइट वो? हाई बीम्स वगैरह, जो लाइट रात को जो अक्सर चलती है गाड़ियों में ना, ओके। हाई तो हाई उससे बीम्स ही आपके रेटिना पे इम्पैक्ट आ गया? इम्पैक्ट पड़ गया, तो बिल्कुल सर। आपके भाई भी ब्लाइंड हैं, तो वो जी, वो कैसे ब्लाइंड हुए? उनका सर एक्चुअल में क्या हुआ था कि हम बचपन में जब एक बार पढ़ने बैठे थे, वो पढ़ते पढ़ते, हम छोटे तो थे ही सारे के सारे, शरारत कर रहे थे हम्म। और पेंसिल से हम लोग लिख रहे थे, तो वो पेंसिल की लेड जो थी वो आंख पे लग गई। अब ओके। 1996 की बात है सर वो। अब उस समय पे लग गई तो आंखों में ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं था कि विजन लॉस हो गया, कुछ लॉस हो गया, सिर्फ एक आई में ना एलर्जी टाइप की हो गई थी। हम्म। तो उससे आई एक रेडिश हो गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर उस समय ऐसे कोई खास ट्रीटमेंट्स नहीं थे, उन्होंने सबने क्या करा, प्रैक्टिकल करने शुरू कर दिए। कोई कुछ प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई कुछ प्रैक्टिकल कर रहा है। उस प्रैक्टिकल के चक्कर में सर दोनों आंखों का विजन लॉस हुआ। तो तो वो वो एक आपसे रीजन रहा। पहले ब्लाइंड हो गए थे? वो मुझसे पहले ब्लाइंड हो गए, बिल्कुल। ओके। तो जी, तो अभी आप दो भाई हैं, दोनों ब्लाइंड हैं? जी हम 3 भाई हैं सर, छोटा भाई भी हमारा वो ठीक ओके। है सर, और ओके। सिस्टर वो भी ठीक है। ये है। तो तो क्योंकि ये चल आपके घर में आपके भाई ब्लाइंड थे, फिर आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो क्या जी। तब तक आप लोगों को अवेयरनेस हो चुकी थी कि क्या करना है? तो कैसे आपने कॉप अप किया उसके बाद? सर एक्चुअल में बताएं, देखो पता तो था कि ब्लाइंड है, घर में एक भाई ऑलरेडी ब्लाइंड है, लेकिन भाई क्या था सर, अपना हॉस्टल में था, है ना, वो दिल्ली में था। पहले भाई हरिद्वार पढ़ा, हरिद्वार के फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली वहीं पे अपना पढ़ना शुरू किया, वहीं से कॉलेज करना शुरू किया। लेकिन हम लोग उतना अवेयर नहीं थे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है, कैसे होता है, इतना जानकारियां नहीं। फिर ऊपर से क्या था, पिता का साया नहीं था अपने पास कि भाई कोई हमें गाइड करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। तो जब मैं ब्लाइंड हुआ तो सर उसके बाद ये मान के चलिए कि हमें हर चीज खुद से करनी थी। अगर हम्म। मुझे अपना एक सीएमओ सर्टिफिकेट बनाना था, उसके लिए भी खुद जाना था, गए भी थे, है ना। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे खुद से तैयार करे, आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए सर हमारे पास कोई गाइड नहीं था कि हमें कोई गाइड करे कि अब आप ऐसा करो, कुछ नहीं था। जो चलता रहा चलता रहा। जब 2011 में मैं टोटली ब्लाइंड हो गया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी एजुकेशन वापस से स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने अपनी 2007 में सर 10th पास आउट करने के बाद अपनी एजुकेशन को भी ड्रॉप कर दिया था। मैंने आगे फिर कुछ किया नहीं। फिर मुझे लगा नहीं ठीक है, इसी से घर चल रहा है, अपना घर चला लेंगे जैसे भी करके, बाकी लोग पढ़ लेंगे तो अपना चल जाएगा। लेकिन फिर उसी को जब ब्लाइंड हो गए तो अब लगा अब घर पे बैठ के क्या करना है। फिर वापस सर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करी, 12th किया। 12th करने के बाद ग्रेजुएशन किया, डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से ग्रेजुएशन किया। और उसके साथ साथ में सर एनआईपीवीडी, जिसका आज वर्तमान में नाम है एनआईपीवीडी, उससे पहले इसका नाम एनआईवीएच, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एडल्ट ब्लाइंड यानी टीसीएबी में मैंने सर ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया।
उस समय मुझे पता चला था कि अच्छा यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट, वैसे तो मैं कंप्यूटर के लिए आया था कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। एक नया कोर्स आया था ऑफिस मैनेजमेंट का, उसको मैंने यहाँ पे किया। बढ़िया। और वहाँ से मेरे को मेरे एक गुरुजी, मैं कहता हूँ उनको, तो मेरे गुरु मिले श्री राजेंद्र सिंह नेगी जी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि अमित, तुम्हारा कंप्यूटर में पकड़ अच्छी है और तुम कंप्यूटर और अच्छे से सीख सकते हो, तो तुम्हें कंप्यूटर पे आगे अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो फिर मैंने पूछा सर क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं? तो उन्होंने बोला आप कंप्यूटर के और कोर्स कीजिए, ठीक है ना, अभी तो आप ऑफिस मैनेजमेंट में कर रहे हैं। और सर मैं जब टीसीबी में मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया था, तो मैं पहला स्टूडेंट था टीसीबी का जिसने सारे एग्जाम्स कंप्यूटर पे देना पसंद किए थे। बढ़िया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे राइटर वगैरह नहीं चाहिए, मैं कंप्यूटर पे ही देना चाहूंगा। तो वहां से सर शुरुआत हुई थी। और फिर सर ने जो है जब मुझे गाइड किया कि आप और कुछ कीजिए, तो फिर मैंने सर नाइलेट से ओ लेवल का कोर्स किया। उसमें भी सर मैं उत्तराखंड के की तरफ से जब मैंने उसमें अपना प्रेजेंटेशन दिया था, तो मैं पहला स्टूडेंट था जिसने फर्स्ट टाइम में सारे एग्जाम्स क्लियर किए थे एस ग्रेड के साथ। और उसी चीज को देखते हुए मेरे को वापस जहां से मैंने ऑफिस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लिया था, ट्रेनिंग सेंटर से, वहीं पे सर एक कंप्यूटर डिवाइसेस एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी का एक 6 मंथ का कोर्स आया था। उस पे मुझे एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाने का मौका मिला। तो वहां से फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, जी। उसको पढ़ाया। जी, तो ये सब। ये बताइए कि देहरादून में एनआईवीएच एक जी बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। जी सर, जी सर। तो आपके भाई हरिद्वार में गए, आपने भी अलग अलग जगह से अपनी स्टडी की, तो जी एनआईवीएच के बारे में भी आप लोगों को नहीं पता चला? उसको क्यों नहीं चूज किया आप लोगों ने? सर एक्चुअल में ना, मैंने आपको बोला ना, हमें गाइड करने वाला कोई था ही नहीं। हमारे घर के बगल में इतना बड़ा संस्थान जिसको हम एशिया का नंबर 1 कहते हैं, हमें पता ही नहीं था उसके बारे में। हालांकि मेरे भाई, जब मैंने ऑफिस ऑफिस मैनेजमेंट किया था, उसी समय मेरे भाई ने यहाँ पे कोपा में यानी कंप्यूटर में एडमिशन लिया था। दिल्ली से आने के बाद उनको दिल्ली से पता चला था। हम्म। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार ऐसे करो कि यहीं से आप कोपा भी कर लो, है ना। होता ना सर, परिवार में जब एक ब्लाइंड होता है फिर दूसरा ब्लाइंड हो जाता है, तो घर वालों को लगता है ये क्या हो गया हमारे साथ, है ना। हम्म। तो वो हम्म। भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अरे कैसे समाज को बताएं, है ना, एक हेजिटेशन होती है। तो वो हम्म। भी कहीं ना कहीं रही होगी, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे बोला कि नहीं, तुम कोपा के लिए भरो, मैं तुम्हारा फॉर्म भरता हूँ। और बड़े भाई ने मेरा फॉर्म भी भरा, लेकिन मेरा लकीली मेरा फॉर्म नहीं है वो हुआ, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो फिर मेरा तो लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट में हो गया था। ये काफी स्ट्रेंज है, और इसके लिए मैं काफी एनजीओस को कहता भी हूँ कि सिर्फ एनजीओ खोलने से एक बात बनेगी नहीं, लोगों तक उसको पहुंचाना कि कौन सा जरूर। इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, आसपास के लोगों को बताना, तो वो जी अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। तो आपके बिल्कुल जी पास में था, लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं पता चला, क्योंकि हो सकता है कि पीआर की कमी रही हो, जहाँ लोगों तक अ, जी। वो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के प्रोग्राम उनके नहीं पहुंच रहे थे। नहीं तो पहुंचा, बिल्कुल सही। ये बताएं कि आपके इंस्टीट्यूट पे तो हम आते हैं, उससे जी। पहले कि आपके भाई तो गवर्नमेंट जॉब में है, आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ली? सर जब मैं ब्लाइंड हुआ था सर 2011 में, मैं सर सिर्फ 1 महीना अपने घर पे रुका। और उसके बाद मैंने ठान लिया था कि नहीं, अगर मेरे साथ ये घटना घट सकती है तो न जाने कितने लोगों के साथ घटती होगी। इन चीजों को समझते हुए सर मैंने फिर डोर टू डोर वर्क करना शुरू किया। मैंने और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले ये ढूंढा कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और दिव्यांगजन है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर सर, मेरी छोटी वाली सिस्टर, तो उसके साथ मैंने मिलकर सर डोर टू डोर काम किया। जैसे अभी आपने जन जागरूकता की बात करी, क्योंकि मैं जागरूक नहीं था तो मुझे लगा कि ऐसे न जाने लोग कितने लोग जागरूक नहीं होंगे। तो सर वहीं से खंगाला कि उत्तराखंड की कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन कौन से क्या क्या डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से बनते हैं, क्या बनते हैं, उन सब चीजों की जानकारियां निकाली, बनाया, खुद से प्रैक्टिकल किया। फिर उसके बाद लोगों को घर घर जाकर बताना शुरू किया, एनजीओस को बताना शुरू किया, आशा कार्यकर्ता एएनएम्स को बताना शुरू किया। यहाँ तक कि जब मैं सर एनआईवीएच में आया, जब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, तो यहीं पे एडिफ का जो को वो चलता था उस समय, जगदीश लखेड़ा जी देखते थे। तो उनके साथ मिलके अवेयरनेस प्रोग्राम करने शुरू करे। मैंने सर को एक ही बात बोली, मैंने कहा सर एनआईवीएच के आसपास के लोगों को ही नहीं पता कि यहाँ पे एनआईवीएच भी कोई है, तो कम से कम आसपास के लोगों को इसकी जानकारियां दीजिए। तो उसकी जानकारियां फिर लोगों को देना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। ऐसी बहुत सारी, सिर्फ ये एनआईवीएच के बारे में नहीं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे मैं बजाज इंस्टीट्यूट की बात करूं जो कि डेफ एंड डम्स के लिए काम करता है, उनकी जानकारियां देना शुरू किया। राफेल होम है, लतिका राय फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारी है, जो उनके बारे में लोगों को बताना शुरू किया। तो ऐसे अलग अलग तरीके से शुरू किया। मुझे ये था कि सर देखो, सरकारी अपने लिए तो हम कुछ भी कर लेंगे, है ना, लेकिन ये कि जो लोग नहीं वहां तक पहुंच पाए, जैसे मैं खुद लेट हो गया। मैं अपनी लाइफ में मान के चलता हूं, मेरी लाइफ के सर 7 साल बर्बाद हुए। 2007 से मेरा 10वीं हुआ है, 2013 में मैंने 12वीं किया है। तो हो सकता है कि अगर मुझे कोई सही से गाइड कर देता तो शायद मैं आज कहीं और होता, है ना। तो वही चीज था, तो उसी चीज को समझते हुए
सरकारी नौकरी पे जाना पसंद नहीं किया। हालांकि मैं एनआईवीएच में ही जो मॉडल स्कूल है सर, वहाँ पे एज ए कॉन्टेक्ट टीचर के रूप में, एज ए कंप्यूटर टीचर भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, एज ए अपनी वो दे रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा अपना जो मेन फोकस रहता है सर, वो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के ऊपर, क्योंकि वहां से मुझे ऑल ओवर इंडिया में कनेक्शन होने का मौका मिलता है सर। क्या करता है आपका इंस्टीट्यूट? क्या ये वर्चुअल है, फिजिकल है, कैसे रन करता है, कौन कौन से कोर्सेज इसमें रन होते हैं और कितने लोगों को अभी तक आप सर्विसेज दे चुके हैं? अगर सर बात करूं, हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल कोविड टाइम से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी। और शुरुआत करने के पीछे यही था कि सर जब कोविड टाइम आया था, वो एक ऐसा टाइम था हम लोगों के लिए, हमारी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए, कि सारे स्कूल्स बंद हो गए, सबको घर पे बैठा दिया गया और उनको ऑनलाइन क्लासेस दे दी गई। लेकिन हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस होनी कैसे। उनके पास लैपटॉप नहीं है, उनके पास मोबाइल्स नहीं है, घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रूरल एरिया से आते थे, तो बड़ी दिक्कत थी। तो उन्हीं चीज़ों को समझते हुए, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो उन्हीं को शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने एक एक दो दो बच्चों से शुरुआत करी, एक एक दो दो बच्चों को बताया, टेलीफोनिकली कांटेक्ट किए कि आप अपने कंप्यूटर पे एनवीडिया इंस्टॉल करो, फिर गूगल मीट को ज्वाइन करो। कैसे करना सर, एक एक बच्चे को समझाने में, उनके पेरेंट्स को समझाने में एक एक दो दो घंटा लग जाता था, तब जाके वो कनेक्ट होते थे। तो वहां से शुरुआत करी थी सर। और आज अगर हम बात करें, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल पूरे भारत के 22 से ज्यादा राज्यों के बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में है, गूगल मीट के माध्यम से हम लोग उसको चलाते हैं। और अगर बात करें तो आईसीटी का 1 ईयर का कोर्स, जो कि कंप्यूटर का पूरा बेसिक फंडामेंटल से लेकर एआई एडवांस टूल्स तक का पूरा कोर्स कवर करता है, और वो भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोगों ने शुरुआत करी थी 30 बच्चों के बैच से, यानी कि 30 बच्चों का जो बैच रहेगा वो लगभग अभी करंट में हमारा 4th बैच चल रहा है। तो फर्स्ट बैच, सेकंड बैच तक तो हम लोगों ने 30-30 सीटें रखी थी, लेकिन अभी करंट में हमारे पास 45 सीटें हैं उसकी, जिसमें से कि हम लोगों ने ये तय किया है कि वो भी उन बच्चों के लिए जो ब्लाइंड तो हैं ही, लेकिन साथ में आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, उन बच्चों को लेने का प्रयास किया है। क्योंकि पैसे वाले बच्चे हैं, वो तो कहीं भी पढ़ लेंगे सर, कहीं भी पर्सनल ट्यूशन ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों का फोकस किया है कि ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से कर पाए। और एक एक बच्चे का पूरा मॉनिटरिंग किया जाता है, हर एक चीज उनके ऊपर लिया जाता है। और सिर्फ आईसीटी नहीं, आईसीटी तो है ही हमारे पास, क्योंकि इसमें एमएस ऑफिस पूरा कवर करते हैं सर हम लोग, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट पे कवर होता है, उसमें मेलिंग वगैरह कवर होती है। प्लस साथ में जो है, अगर हम बात करें कोर्सेज को लेके, अपना एडवांस एआई टूल्स पे बात कर लेते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे बात कर लेते हैं, मोबाइल, एंड्रॉयड और एप्पल्स में बात कर लेते हैं। ये सब चीजें उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। साथ में गूगल के जो 8-10 प्रोडक्ट हैं जो बच्चों के लिए ज्यादा इस समय पे मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, वो सारी चीजें कराने की कोशिश करते हैं। प्लस इसके अलावा हमारा एक चलता है सर वेब एक्सेसिबिलिटी। हालांकि ये फ्री नहीं है, ये पेड कोर्स है हमारा। और इस पे भी हम लोगों ने फीस का स्ट्रक्चर ऐसा रखा है कि अगर हमारे पास 15 या 15 से नीचे के बच्चे होते हैं, 15 या 15 से नीचे स्टूडेंट्स होते हैं उस कोर्स में, तो हमारी फीस रहती है 3000 रुपीज पर मंथ। और अगर हमारे पास वही उसी बैच में अगर 15 से ऊपर 25 तक के, 25 से ज्यादा बैच नहीं रखते हैं उस पर, तो वो फीस हो जाती है 2000 रुपीज पर मंथ। उसको चलाने की कोशिश किया है। और प्लस इसके अलावा एक हमारे पास चेस की क्लासेस चलती है ऑनलाइन, उसके दूसरे इंस्ट्रक्टर हैं, और वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंटल का चलता है, जिसमें हम लोग कीबोर्ड सिखाते हैं, वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास चलता है, वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में इंग्लिश स्पोकन प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सब कोर्सेज हमारे अभी वर्चुअल मोड में है, सारा ऑनलाइन है। और अगर वर्तमान में हम बात करें तो लगभग पिछले कई सालों से 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं आज हमसे पढ़ चुके हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पदों में बैठे भी हैं सर, अलग अलग राज्यों में अच्छे अच्छे जगहों पे बैठ के बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। यानी उनको एप्रिसिएशन लेटर्स मिल रहे हैं कि आप कंप्यूटर में अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी विजुअल इम्पेयर्ड जब किसी भी सरकारी जॉब में लगता है, तो कहीं ना कहीं उसको काम ही मिलता है कि भाई आपने कंप्यूटर पे काम करना है। तो जब वो काम अच्छा करेगा, तो ऑब्वियसली कि उनको कुछ ना कुछ अच्छा एप्रिसिएशन भी देखने को मिलता तो वर्चुअल हम देख रहे हैं कि एक तो ये कि आपने फिजिकल क्यों नहीं खोला, और क्या कोई आगे प्लान है अपना फिजिकल में इंस्टीट्यूट को शुरू करने का? वर्चुअली क्या हो रहा है कि हर दूसरा आदमी कोई ना कोई कोर्स करवा रहा है, बिना एफिलिएशन के करवा रहा है, तो है जी। क्वालिटी इंश्योर नहीं होती है, अप्रूवल किसी के पास नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं देता, तो आप लोग कैसे क्वालिटी इंश्योर करते हो? सर देखिए, हमारा सबसे पहले तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं सर, मैं आपको बताऊं, अभी करंट इसमें बैचेस की बताऊं, हमारे पास मात्र 45 सीटें हैं। और आपको अगर मैं अपना पूरा डेटा दिखाऊं तो सर 530 बच्चों ने आवेदन की। सिर्फ किस लिए? क्योंकि पता है कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है विद सर्टिफिकेशन। हमारे पास एफिलिएशन है,
हम लोगों ने उसको एफिलिएट करवाया है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो सिर्फ यही नहीं, हमारा जो वेब एक्सेसिबिलिटी है उसका भी एफिलिएशन है। और ये सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें पढ़ना है देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल से तो वहाँ से क्वालिटी एजुकेशन मिलनी ही मिलनी है। और हर बच्चा सर फॉर्म भरेगा, उसके बाद फिर वो सोर्स के कॉल भी लगवाएगा कि वो ये देखेगा कि हाँ इनको कौन जानता है, किसकी बात ये रख पाते हैं, उनसे भी कॉल करवाते हैं। तो इसलिए हमें इतना श्योर है कि भाई हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन है, यानी बच्चा सीख कर ही जाएगा। खाली ये नहीं कि हाँ हमने ज्वाइन करा लिया बैठे हैं, नहीं ऐसा नहीं। हम तो सीधा कहते हैं कि आप आइए, देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। और कुछ ट्यूटोरियल्स हमारे यूट्यूब चैनल में भी डले हुए हैं, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे सब कुछ डला हुआ ऑलरेडी। बच्चे वही चीज देख के, यहाँ तक कि सर हमारा एक वीडियो है हिंदी टाइपिंग का। आज भारत के बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हिंदी टाइपिंग उसी वीडियो से देखकर सीखे हैं। ये जब बच्चे मुझे खुद से बताते हैं कि हमने जो हिंदी टाइपिंग है वो आपकी वीडियो से देख के ही सीखा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, हमारा जो सिखाया हुआ है या जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है और उनको अच्छा भी लग रहा है। तो फिजिकल में कोई प्लान है? हाँ सर, फिजिकल में देखिए, ऑनलाइन में अभी आपका एक सवाल और था कि ऑनलाइन हमने क्यों चूज किया। पहले से देखो, हमारा जो मैं अपने आप को समझता था कि हर एक ब्लाइंड पर्सन के साथ क्या, अगर हम कहीं आने जाने की बात करते हैं कि मैं अगर सबको बोलूं भाई आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, मैं यहाँ पे बैठ के सिखाऊंगा, तो एक तो क्या होगा कि बच्चे को आने जाने में दिक्कत, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक स्थिति परिस्थितियां हैं वो उस तरीके से नहीं है कि बच्चा आराम से फ्रीली हैंड होके आ रहा है और जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, यानी एक बंदा और एंगेज होगा। आने जाने का समय अलग खराब होगा, पैसा अलग खराब होगा, तो वो सब चीजें खराब ना हो, क्योंकि जो मैं नहीं कर पाया है ना, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर ये प्रॉब्लम हम खत्म कर दें तो हमारे साथ बच्चा कहीं से भी जुड़ सकता है और कैसे भी जुड़ सकता है। हमें उनको बस पढ़ाना है। और एक ब्लाइंड के लिए कहते हैं ना सर, एक आवाज की दुनिया है कि हमें तो सिर्फ सुनना है। हमने सुन लिया, हमें अपनी आवाज उनको सुनानी है और उनकी आवाज हमें सुननी है, फिर चाहे वो हमारी हो चाहे लैपटॉप की हो, किसी की भी हो, बस हमें आवाज से ही चलाना है। तो वो हमारा चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, तो बच्चे अच्छे से भी कर रहे हैं। अब रही बात फिजिकल इंस्टीट्यूशंस की, तो हमारा सर एक कभी प्लान चल रहा है, क्योंकि हमारा उसका जमीन तो हम लोगों ने परचेस कर रखा उसके लिए, बस अभी उस पर अंडर कंस्ट्रक्शन है कि उसका कंस्ट्रक्शन हो जाए। लेकिन ऑफलाइन सेंटर के पीछे थोड़ा सा उद्देश्य बदला हुआ है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे, क्योंकि ऑनलाइन जो हम चला रहे हैं वो तो चलता रहेगा, लेकिन जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि हम उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं, उनको हम लोग अपने पास रखेंगे, एज ए हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, प्लस साथ में उनको आसपास के इंक्लूजन सेटअप में, कोई स्पेशल स्कूल में नहीं डालेंगे, इंक्लूजन सेटअप में हम उन बच्चों को एनरोल करवाएंगे, उनकी स्कूलिंग वहां से करवाएंगे। उस स्कूल में आने वाली जो चैलेंजेस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसके सॉल्यूशंस फिर हम उनको इवनिंग टाइम में अपने इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड करेंगे। फिर चाहे वो कंप्यूटर को लेके हो, मैथ साइंस को लेके हो, या और भी किसी सब्जेक्ट को लेके हो सकते हैं। प्लस साथ में सर मेरा एक मानना है कि बच्चों के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टोटली ब्लाइंड पर्सन के लिए, जो बाय बर्थ ब्लाइंड है, अगर मैं उसको बोलूं कि भाई पंखा कैसे घूमता है, उसने सिर्फ अभी चलते हुए पंखे को छुआ नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन अगर उसके हम छोटे से मॉडल्स बना के उसको हल्का सा टच करवा के दिखा सकते हैं, या मुझे अगर उसको बताना है कि भाई फ्लाईओवर कैसे होता है, कैसे वो वर्क करता है, अगर मैं उसको फिजिकली लेके जाऊंगा तो उसके लिए वो क्या है, एक पुल है, एक ब्रिज है। लेकिन मैं अगर उसी का एक मॉडल उसको बना के दिखाऊं तो शायद वो एक अच्छे तरीके से उसको समझ पाएगा। ऐसा मैं सोचता हूँ सर, ये तो मेरा एक पॉइंट ऑफ रिसोर्स सेंटर की तरह आप चलाना चाहते हैं? एक रिस्पॉन्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहां पे वो चीजें रखना चाहते हैं सर, कि हम कंप्यूटर लैब तो देंगे, ई कंटेंट लाइब्रेरी भी उनको प्रोवाइड करेंगे, प्लस साथ में उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो मेन एक बच्चों के लिए सर, विजुअल इम्पेयर्ड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर, फिजिकली उनको फिट रखना। तो जिम, योगा, ऐसी चीजों में भी हम उनको कोशिश करेंगे कि वहां पे उनको रखें। और एक एनवायरमेंटल टूर, जो कि एजुकेशनल टूर के रूप में हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे, कि हर महीने किसी न किसी एक जगह पे जाकर उनको लेके जाना और वहां पे उनको पूरा एक एक चीज टच करवा के, फील करवा के, किसी नई जगहों पे वहां पे उन लोगों को सिखाने की कोशिश करना। यानी ये अभी हमारे प्लान के अंदर सम्मिलित है। तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आप देहरादून में आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हो, और दूसरा जिन जी। लोगों को एनरोलमेंट लेनी है आपके वहाँ पे, तो कैसे कांटेक्ट करना है? सर देखिए, हमारा वेबसाइट है www.ddg.org.in पर। आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन डला हुआ है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डले हुए हैं, हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर डले हुए हैं। और इसके अलावा आप हमें वहाँ पे मेल आईडी भी दिया हुआ है, ddg.amit.singh.negi@gmail.com।
और वहाँ पे भी आप हमें मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 8923332987, इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर रही बात एनरोलमेंट की, तो एवरी ईयर हमारे फैब में जो हमारे फ्री वाला कोर्स है सर आईसीटी का, इसका फैब में हमारा फॉर्म निकलता है। 15 फरवरी के आसपास फॉर्म निकलता है, 15 मार्च तक के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है पूरा का पूरा। और उसके बाद 15 दिन में स्क्रूटनी वगैरह होके, और 1 अप्रैल जो हमारा नवरात्र का पहला दिन होता है अप्रैल में, उस नवरात्र के पहले दिन से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। पहुंचने के लिए तो बहुत आसान है। और अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सर स्कूल की टाइमिंग रहती है मेरी सुबह 9 से लेकर 3:40 की। तो 9 बजे से पहले सुबह के मेरे 2 बैचेस चलते हैं सर, सुबह 6:30 से 8:30 के। उनको पढ़ाने के बाद आधे घंटे का समय होता है, पास में मेरे पास रूम लिया हुआ है स्कूल के पास में। उसके बाद मैं अपने स्कूल में आता हूँ। स्कूल में पढ़ाने के बाद 4 बजे से फिर मेरे शाम के कंटिन्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। 4 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक फिर हमारे बैचेस चलते हैं सर। तो अभी कोशिश इस तरीके से करते हैं कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएँ, उनको सिखा पाएँ और कुछ अच्छा कर पाएँ। अच्छा, एक सवाल जस्ट मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ। आपने बोला कि ऑनलाइन शुरू करके जो मोबिलिटी की प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व की है कि बहुत सारे लोगों को। जी। तो क्या लगता है आपको जी। कि जितने फिजिकल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको बंद हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, कई बार क्या होता है, मान के चलो किसी बच्चे को सीखना है, ठीक है, मैं मतलब जो मैंने सोचा था, अब कोई बच्चा सर किसी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है ना, किसी इंक्लूजन पर, जैसे मेरे पास एक उड़ीसा का बच्चा है सर, ठीक है ना। अब वो केवीएस स्कूल में पढ़ता है, अब उसको कंप्यूटर सीखना है, लेकिन उनके पेरेंट्स का कहना है सर यहाँ पे आसपास में कोई ब्लाइंड बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहा है, क्या करें, है ना। लेकिन जब हम उनको बोला नहीं कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन सीखिए, क्या दिक्कत है। अब क्या है सर, वो सुबह अपना स्कूल जाता है, शाम को हमसे 1 घंटा क्लास लेता है। अब अगर ये वर्चुअल मोड में होते हैं तो क्या होता है, उसको उनको स्कूल या तो छोड़ना पड़ता कि भैया ठीक है पहले कंप्यूटर सीख लेते, वो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो ऐसी चीजों के लिए कि कोई भी बच्चा, चाहे वह स्कूल का है, कॉलेज का है, पार्ट टाइम कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है सर, बस वो शाम को अपने लिए 1 घंटा निकाल दे, जो हमने सोचा था। अब बस 1 घंटा वो अगर अपने निकाल देगा तो अपनी स्किल्स को अच्छे से डेवलप कर पाएगा। नो डाउट कि भाई ऑफलाइन सेंटर होने चाहिए, ठीक है ना। ऑफलाइन सेंटर पे भी हम, क्योंकि हम भी खुद प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमारी वो प्लानिंग थोड़ी अलग है ना। ऑफलाइन सेंटर चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, हर किसी का अपना अपना एक करिकुलम है, हर चीज बना हुआ है, वो हर चीज होनी चाहिए। अब आते हैं उत्तराखंड पे। जी सर। जब भी मैं लोगों से इंटरव्यू करता हूँ उत्तराखंड के बारे में या हिमाचल के बारे में, तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि एरिया ही ऐसा है, ज्योग्राफिकल जी। कंडीशंस ऐसी हैं, तो उस कारण से जी। लोगों को काफ़ी माइग्रेट होना पड़ता है दिल्ली या दूसरी जगह पे जहाँ पे वो एक्सेसिबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव्ड हो और बेहतर रिसोर्स मिल पाए। क्या कंडीशन क्या है उत्तराखंड की अभी सर डिसेबिलिटी अगर के हम प्रोस्पेक्टिव उत्तराखंड से? की, हाँ उन्हीं उन्हीं के प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा सर। अगर हम पहाड़ों की, तो पहाड़ों में तो स्थितियां अच्छी नहीं है सर। अगर मैं एक दिव्यांगजन की बात करूं, यानी उनको आज भी उसी स्थितियों में रखा गया है कि हाँ दीनहीन की भावना से देखना, बेचारा लाचार बना के उनको छोड़ देना कि भैया ठीक है, एकमात्र गवर्नमेंट का सहारा जो कि है 1500 रुपये पर मंथ की पेंशन, कि भैया वो मिल रही है और वो उसमें खुश है, ठीक है ना। उसके लिए भी अभी आंदोलन चल रहे हैं, अलग अलग समितियां, अलग अलग एनजीओज मिलके, कुछ लोग मिलके आपस में जो है मिल रहे हैं और फिर गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि भैया ठीक है हमारा पेंशन बढ़ाइए, ठीक है ना, हमारे बैकलॉग्स की भर्तियां कीजिए, इस पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर माइग्रेशन की बात करें सर, पहाड़ों से अगर बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा तो अटक रहा है कहाँ पे, देहरादून में आके। अगर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है, अगर जैसे मैं बात करूं कि देहरादून में बैठा है सर एनआईपीएच एनआईपीवी, अगर बच्चा एनआईपीवीडी के अंदर एंटर हो गया तब तो वो श्योर है कि यहाँ से उठ के उसने सीधा दिल्ली भागना है। अगर उसको दिल्ली के कॉलेज मिल गए तो दिल्ली भाग गया, नहीं मिले तो शकुंतला मिश्रा भाग गया, और नहीं मिले तो बीएचयू भाग गया, ठीक है ना। उसको पता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि यहाँ से इतना अवेयरनेस उसको मिल रहा है मॉडल स्कूल से, क्योंकि मॉडल स्कूल के अंदर भी सर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर मैं उत्तराखंड के अंदर अगर डिसेबिलिटी की बात करूं और स्पेशली विजुअल इम्पेयर्ड की बात करूं, तो मॉडल स्कूल एनआईपीवीडी का बहुत बड़ा रोल है सर चेंजेस मिलाने का। क्योंकि आज बोलते सिर्फ एक सरकारी स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस हुए हैं सर। अगर हम देखें कि 6ठी से लेकर 12वीं तक सारे बच्चे कंप्यूटर एग्जाम में थे। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सर, चाहे वो हाफ ईयरली के हों, चाहे पीरियोडिक एग्जाम्स हों, चाहे एनुअल एग्जाम हो, सारे के सारे कंप्यूटर पे हो रहे हैं। छोटे बच्चों की अगर बात करें, नर्सरी क्लास के, क्योंकि मैं उनको पढ़ाता हूँ 1st to 8th मैं पढ़ाता हूँ, तो 1st to 8th सभी बच्चा सर कंप्यूटर का, एटलीस्ट कंप्यूटर का एग्जाम कंप्यूटर पर ही दे रहा है, चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग की बात हो, हिंदी टाइपिंग्स की बात हो। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें
तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल के अंदर, अगर हम पीसीएम ग्रुप की बात करें तो अभी मॉडल स्कूल प्रोवाइड कर रहा है 11th 12th में अपना बच्चों को साइंस मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। सारी क्लासेस में सर अपने डिजिटल बोर्ड्स लग चुके हैं, ताकि एक लो विजन बच्चा हो उसको भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर आसानी से हो पाए, है ना। पर साउंड्स को लोगों लेके का कहना अलग है। आप जो आप बता रहे हो, लोगों का कहना यह है कि आज भी देहरादून स्कूल में एक भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है कि किसी को कोई क्वेरी पूछनी है तो एक डायरेक्टर ऑफिस का नंबर है जो कभी उठता नहीं है। जी जी कुछ लाइब्रेरी से मंगवाना है तो वो कुछ नहीं है। लोगों का जी। कहना है कि जो स्तर है वो गिरा है, वो आपके लोग ही बताते हैं वहाँ की। उस पे आपका क्या कहना है? इतना बड़ा जी इंस्टीट्यूट है, एक भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है। हाँ, वो एक बात हो सकती है कि सर हालांकि उस पर काम चल रहा है, ठीक है ना, कि हेल्पलाइन एक जारी करेंगे। लेकिन अभी जो मैं सर आपको इंटरनल, मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, अब मैं तो बोलूंगा सर आप आइए, विजिट कीजिए, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और पूरी सबके क्लास पास की। लैपटॉप है? सभी बच्चों के पास सर लैपटॉप अभी वगैरह दिए जाते हैं? 10th नहीं सर, कंप्यूटर लैब्स में बच्चों को लेके जाया जाता है, और 9 to 12 सभी बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि क्लासरूम में बैठ के उनको दिया जाएगा। लेकिन आप ये जी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। बहुत लोगों की कंप्लेन है कि हेल्पलाइन बिल्कुल सर, इतना बिल्कुल बड़ा इंस्टीट्यूट है, हेल्पलाइन। टेक्नोलॉजी का दौर है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी नहीं कर पा रहे। जो बाहर से लोग आते हैं उनको पता ही नहीं है क्या कोर्सेज जी रन होते हैं। जी जी तो बिल्कुल सर। और गवर्नमेंट का क्या है? एक पेंशन और आपने अगर हाँ, बताया। जी जी, एक पेंशन का है सर। इसके अलावा अगर हम बात करें सर, गवर्नमेंट का इतना अच्छा कोई रुझान नहीं है सर दिव्यांगता के प्रति। अगर मैं एक सामान्य रूप से चलने की बात करता हूँ, जब तक सर कुछ बनता है उससे पहले तो वो टूट जाता है। यानी फुटपाथ बना, मैं सरकार का उसमें उनको ये बात कह के उनको जगाना चाहता हूँ कि आप दिव्यांगता के लिए कर क्या रहे हैं आपको नहीं पता। शायद कि हम फुटपाथ पे चलते हैं, तब तक या तो हमारे सर में कोई तार लग जाता है, या कोई पोल खड़ा हो जाता है, या फिर जो है वो फुटपाथ इतना बुरा है कि वहां पे हम स्टिक लेके भी चलेंगे तो शायद हम नहीं चल पाएंगे, या इतना ऊपर नीचे है, वहां पे कभी कुछ डला हुआ है, कभी कुछ डला हुआ है। कुछ भी चीजें दिव्यांगता के प्रति तो सर बनाई ही नहीं गई है। यानी हम सुगम्य भारत की बात करते हैं, हम सुगमता की बात करते हैं, लेकिन उतना अच्छा अभी हमें यहाँ पे एटलीस्ट एक राजधानी के अंदर तो नहीं मिल पाया। आरपीडी एक्ट का क्या स्टेटस है? आरपीडी एक्ट का सर बताया ना, जब वही चीज लागू नहीं हुआ, आरपीडी एक्ट तो बहुत दूर की बात है। बोलने, सिर्फ बोलने तक पे हम सीमित रह गए। अभी 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम लोग ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे दिव्यांगजनों के लिए। सर आज तक उसका आता पता नहीं है। हम लोगों ने भी प्रपोजल डाला था कि भाई हम पढ़ाने को तैयार है, आप दीजिए तो सही हमें। आज तक नहीं पता सर उसको, है ना। सिर्फ एक पेंशन बढ़ाना, मात्र 1500 रुपये पर मंथ में, अगर गवर्नमेंट सोच रही है मैं 1500 रुपये देके दिव्यांगजनों को सशक्त बना दूं तो शायद पॉसिबल नहीं है। कई सालों से सर बैकलॉग नहीं भरे गए, नौकरियां आई ही नहीं दिव्यांगजनों के लिए। सोचिए, रोस्टर इस तरीके से स्टैब्लिश कर रखा है कि उनका नंबर ही नहीं आता है दिव्यांगजनों का। इस तरीके से सेटअप हो रखा है। तो अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से बोलूं तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई खास नहीं बना हुआ है कि आपने सिर्फ भरण पोषण बना दिया, आपने सिर्फ स्कॉलरशिप के नाम पे स्कूल क्लासेस फ्री कर दी, है ना, तो उससे काम नहीं चलेगा। आखिर जब बच्चा उसके बाद जब कर लेगा तो उसको जाएगा कहाँ? नौकरी उसके पास है नहीं, आपने उसको चलने फिरने के लिए उतने अच्छे सुगमता दी नहीं है ना। तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं सर। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है आपका, जो सोशल वेलफेयर ऑफिस या डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है? कुछ नहीं सर, क्या करेगा वहां पे। हम जब जाते हैं, हम कोई भी बात रखते हैं, पहले तो सर उनको ही अवेयर करना पड़ा कि भैया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कुछ होता है ना, उसमें ये चीजें बनाई जाती हैं। अभी वर्तमान में एक मैम है वहां पे, नाम नहीं लूंगा उनका, उन मैम को जब मैंने 1-2 बार कॉल किया सर, उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। सोच, यानी दिव्यांग जनों के लिए वो बैठे हुए हैं, समाज कल्याण के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम किसी कल्याण की बात करते हैं, जब किसी दिव्यांग जनों की बात करते हैं, तो वो हमसे बात करने को ही तैयार नहीं होते, हमारा नंबर ही ब्लॉक में वो कर देते हैं। सोचिए, मिलना तो बहुत दूर की बात, मैं तो कई बार जाने की भी कोशिश करी है, मिलने की भी कोशिश करी, मिलते ही नहीं है ना। एनजीओ अब क्या आप कर रही हैं? एनजीओ सर मैं बता, देखो अभी कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो सिर्फ अपना अपना देख रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, कहाँ के बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सर एंट्री तक नहीं देते हैं। सोचिए, नाम नहीं लूंगा एनजीओ का, लेकिन जब हम बोलते हैं ना हमें विजिट करना है, हमें एंट्री नहीं मिलती। ये हम देखें तो सही वहाँ क्या चल रहा है, कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ के पढ़ रहे हैं, पता तो चले, है ना। आपने उत्तराखंड में अपना संस्थान खोल दिया, उत्तराखंड से आप फंडर को रेस कर रहे हो, लेकिन क्या वहां पे उत्तराखंड का बच्चा है कितना, पता तो चले हमें, कम से कम पता ही नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है, जब हम अवेयरनेस कैंपेनिंग की बात करें तो उन लोगों के साथ मिलके हम करने की कोशिश करते हैं, पर सपोर्ट ही नहीं करते, है ना, कि भाई चलो हम मिलके कुछ कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, कुछ ही नहीं है। दिव्यांग आयोग की बात करें सर,
अभी तक दिव्यांग आयोग में बंदा नहीं बैठा हुआ है। कोई आता है छोड़ देता है, एक भी आयोग में बंदा नहीं बैठा हुआ है कोई भी। बड़ी मुश्किल से वो बना था, लेकिन उसको उसकी कोई सुध बुध लेने वाला ही व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। दिव्यांग ऐसे ही भटकते रहते हैं सर। हाँ, डीडीआरसी चल रहे हैं सर, वो एनजीओ को दे रखे हैं, बस वो भी सारे एनजीओ से अगर आप किसी को भी पूछोगे तो बोलते हैं सर बजट ही नहीं आता है, काम क्या करें, है ना। कई सारे डीडीआरसी के साथ तो मैंने मिलकर खुद काम किया, लेकिन क्या है कि ना गवर्नमेंट बजट भेजती है टाइमली, तो वो काम कैसे करेंगे। अब 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए डीडीआरसी घोषित कर दिए हैं, लेकिन क्या है वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक दिक्कत है। तो एनजीओस का एडवोकेसी में क्या रोल है? वो पहले एक टाइम था जब कुछ एनजीओस बहुत वोकल होती थी, धरने होते थे, अपनी डिमांड्स होती थी। अब तो जी सुनने को ही नहीं मिलता आप लोगों का कुछ उत्तराखंड में क्या हो रहा है क्या नहीं है। एक आधे कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात आ जाती है, जी जी जहाँ कुछ इवेंट्स की बात आ जाती है, ट्रैकिंग वगैरह की। जी लेकिन धरातल पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, राइट्स की जब हम बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो जी। कुछ भी देखने सुनने को मिलता नहीं है। सर देखिए, आपने एक बार सुना होगा कि एक बार कुछ धरना प्रदर्शन हुए थे सर्किट हाउस के पास, है ना। लेकिन क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ कि उनपे लाठीचार्ज करवा दिया गया, उनको भगा दिया गया। अभी वर्तमान में फिर कुछ लोग बैठे थे, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं आया, है ना। तो सरकार, मुझे नहीं लगता है कि सर दिव्यांगों के बारे में सिर्फ सरकार के लिए दिव्यांगजन एक वोट बैंक है। उनको उस समय पर उनकी याद आती है बस, कि उन्होंने बैलेट पेपर में, ब्रेल पेपर में छाप लिया, कहानी खत्म, कि भैया लो ये पढ़ लेना और हमें वोट दे देना। लेकिन उसके बाद अगर हम किसी चीज की बात करते हैं, बैकलॉग्स की बात करते हैं या किसी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करते हैं, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्या है कैसा है ना। भले यहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, वो भी कुछ रखती हैं अपनी बातें, तो आप कुछ सुना जाता है। अब कई फाउंडेशन ने भी बोला कि सर डीडीआरसी हमें दे दो, हम चला लेंगे, आप फंड भी मत देना। उनको भी नहीं दिया जा रहा। सोचिए, जो ये कह रहे हैं हमें फंड भी नहीं चाहिए, आप हमें दे दीजिए, है ना, लेकिन उनको भी नहीं दिया जा रहा। तो आज के टाइम पे उत्तराखंड में सबसे बड़ी 3 समस्याएं क्या हैं डिसेबल के सामने? अगर सर देखा जाए तो देखो, दिव्यांगजनों के अगर प्रति बोलो तो एक तो हमारा सर कोई भी स्ट्रक्चर दिव्यांगजनों के लिए फ्रेंडली नहीं है। अभी मैं राजपुर रोड पे बैठा हुआ हूँ सर, अगर मुझे यहाँ से रोड भी क्रॉस करनी हो ना, पहले यहाँ पे ना सर ब्रेकर्स लगे हुए थे, ठीक है ना। हमें आराम से हमारा लैंडमार्क पता चलता था कि अच्छा ब्रेकर्स आगे काफी सारे थे, हमें पता चलता था कि हम पहुंच गए, हम आराम से गाड़ी वाले को बोल के रुकवा लेते, ठीक है ना। या फिर अगर हमें कोई गाड़ी रुकनी थी तो हम आराम से, क्योंकि ब्रेकर को देख के गाड़ी ऑलरेडी स्लो हो जाती थी। अभी सुनने में आया कि कुछ आईएएस ऑफिसर ने, उनके बैक पेन था कि क्या पेन था भगवान जाने, लेकिन उन्होंने पूरे शहर के सारे रोडों से स्पीड ब्रेकर हटवा दी। हमें वो ब्रेकर बनवाने में सर कई लेटर लिखवा के वो ब्रेकर बना स्कूल के आगे, ठीक है ना, लेकिन हटाने में सर सेकंड नहीं लगे। तो सबसे बड़ा तो सर एक ये चैलेंज है कि हमारे पास एक दिव्यांगजनों के लिए फ्रेंडली कोई भी माहौल नहीं, चाहे वो चलने फिरने की बात हो या फिर किसी बिल्डिंग्स की बात हो। हाँ, हालांकि जो नई बिल्डिंग्स बनी है, चाहे मैं शॉपिंग मॉल्स की बात करूं या उनकी बात करूं, वो फ्रेंडली हैं क्योंकि वो उस नॉर्म्स पे बनी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट नॉर्म्स पे बनी है। अब अगर मैं कुछ ऐसे संस्थानों की बात करूं या ऐसे डिपार्टमेंट्स की बात करूं जहां पे मुझे जाना है, आप वहां पे एक्सेसिबिलिटी के नाम पे क्या बना देते हैं सर, एक रैंप बनाते हैं। और अब कभी आप उस रैंप को देखोगे सर कि वहां पे आप किसी भी व्हील चेयर पर्सन को बोलो कि भैया आपको इस रैंप में खुद से चलना है, चढ़ ही नहीं सकता। उस रेशियो पे बना ही नहीं है जिस रेशियो पे उसको बनना चाहिए। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये। दूसरा सबसे बड़ा ये कि जो हमारा एसएससी डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से कभी भी उत्तराखंड सरकार ने बैकलॉग्स के लिए या दिव्यांगजनों के लिए जॉब ही नहीं निकाली, ठीक है ना। दूसरी, तीसरी बड़ी समस्या कि यहाँ पे क्यों बच्चे को मजबूर किया जाता है, मजबूर होता है, वो किया तो खैर किया जाता है, लेकिन मजबूर होता है कि वो आफ्टर 12th यहाँ से दिल्ली या फिर बीएचयू या फिर शकुंतला मिश्रा ही क्यों एडमिशन लेता है। हमारे उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं हो सकते उनके, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्यों नहीं तैयार किए गए। एक तरफ से हम देहरादून को बोलते हैं एजुकेशन हब है, लेकिन यहाँ के एजुकेशन को लेने के लिए हमारा दिव्यांगजन यहाँ पे रुकता क्यों नहीं है, यहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं लेता। ये 3 बड़ी चैलेंजेस सर हमारे, जो मैं अभी तक समझता। आजकल डिसेबिलिटी मूवमेंट में एक शिफ्ट आई है, हम ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट की बजाय अब लीगल एडवोकेसी का सहारा ले रहे हैं जी। तो क्या उस पे कुछ काम हो रहा है उत्तराखंड में? सर अभी तक पहले ना कुछ लोग थे, जैसे आपने भी बोला कुछ लोग थे, ठीक है ना। जैसे मुझे एक बहुत अच्छे लगते थे, रिजवान अली जी थे हमारे यहाँ, ठीक है ना, और वो बड़ी एडवोकेसी की बात करते थे, अच्छा भी लगता था, ठीक है ना। और मैंने बहुत लंबे समय से कुछ सुना ही नहीं कि वो क्या कर रहे। वो हालांकि खुद दिव्यांग नहीं थे,
लेकिन वो दिव्यांगजनों के लिए एडवोकेसी करते थे। अब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते थे या कैसे भी करते थे, पर करते थे। लेकिन मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, नहीं सुन पा रहा हूँ उनको कि कुछ हो रहा है। कोई कर ही नहीं रहा है सर, हर किसी को अपना अपना पड़ा हुआ है, ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बस कहानी। तो वो एडवोकेसी हो नहीं पा रही जो होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे और भी हैं, जानी मानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, वो भी कर सकती हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। ठीक है ना, खाली आपने लेटर लिख के भेज दिया लेकिन फॉलो अप नहीं ले रहे हो, तो उस लेटर का क्या करना है ना। या आपने कोई मांग भेजी दी है तो उसके बाद लेकिन आप उस पर कुछ कर ही नहीं पा रहे हो या करवा ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसी मांग का भी क्या है ना। क्या हम ये बोलते हैं कि हमने खाली एक लेटर लिखा था और हो गया हमारा काम, उससे काम नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है कि नेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी निगलेक्ट करती हैं पहाड़ों को? ऑब्वियसली सर, देखिए ना, यहाँ पे है ना नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन मैं उन्हीं की बात कर रहा था। ठीक है ना, लेटर लिख के अभी तक उत्तराखंड में काफी सारे दिव्यांगजन हैं। आपके पास इतना बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप इसके साथ मिलके भी कोलैबोरेशन में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन करने को तैयार नहीं है सर, क्या कर सकते है ना। सरकार का डर है, लेजीनेस है, या अब हर कोई इजी वे चूज कर रहा है कि अपना अपना देखते हैं, बाकी देखा जाएगा जिसको बस करना सर, हो? सरकार का तो मैं कह नहीं सकता कि सर, ना तो उसको डर है, लेजीनेस तो है ही है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें क्या बोलते हैं अपने अपने की, तो अपने अपने वाले ही चल रहे हैं सर हर कोई, कि बस मेरा काम हो जाए, बाकी जाए भाड़ में। तो मसले हल कैसे होंगे फिर? डिसेबिलिटी मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा? सर, काम जब कैसे तक हमारे डिसेबिलिटी की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक वो एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे और एक साथ अपनी मांगों को नहीं रखेंगे, सरकार को झुकने पे मजबूर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक तो ठीक है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, वो अपना चला रहे हैं, बढ़िया है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उत्तराखंड में बैठे हैं बस, वो उत्तराखंड के मौसम का हाल चाल ले रहे हैं, बस उसी के फायदे ले रहे हैं वो, बाकी उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो उससे काम नहीं चलेगा ना सर। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है सर, वो कब तक लड़ पाती है? जब तक उन्होंने डोनेशंस किया हुआ पैसा इकट्ठा किया होता है, बस वो जब तक वो चल पाया 2-4 दिन 5 दिन, बस उसके बाद जैसे ही पैसा खत्म, फिर क्या कर सकता है एक दिव्यांग? मजबूरी में घर बैठेगा, है ना, यही चल पाता है। तो जरूरत है सर यहाँ पे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशंस की, स्ट्रांग लोगों की, ऐसे लोगों की जो सरकार को हिला पाए, उनको जगा पाए। बिल्कुल जी क्या मैसेज रहेगा हमारे लिसनर्स के लिए, और क्या कहना चाहेंगे आप ऑर्गेनाइजेशंस को? जी सर, मैं तो सबसे पहले, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं हमेशा हर लिसनर्स को, जो हमारा दिव्यांगजन है, दृष्टि दिव्यांगजन है विशेषकर से, कि आप लोग सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी को अपना एक हथियार बना लीजिए। क्योंकि ये मान के चलिए कि टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसको चलाना जानते हैं तो हमें किसी को अपना हेल्पिंग हैंड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट 90-95% तो नहीं पड़ेगी। आप इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि आप पूर्ण रूप से अपने काम को कर पाओगे विदाउट हेल्पिंग हैंड, है ना। एनजीओस के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई सभी लोग मिलके आइए और सरकार को जगाइए। बहुत अच्छी सिटी हमारे पास है, बहुत अच्छा स्टेट हमारे पास है, और यहाँ पे भी हम उसको जागरूक कर सकते हैं, सरकार को जागरूक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे पास उत्तराखंड में काम बहुत सारा है करने के लिए। 0% अभी तक यहाँ पे काम हो रखा है, इसको सिर्फ बढ़ाने की जरूरत। खाली यूडीआईडी बनाने से या पेंशन देने से काम नहीं चलेगा कि भाई आपने बोल दिया 2 दिव्यांग शादी करो, 50,000 रुपये, हम 25,000 से 50,000 रुपये आपको दे रहे हैं, उससे काम चलेगा? 50,000 रुपये इंसान कब तक खा? उससे काम नहीं चलेगा। हमें बनाना पड़ेगा सशक्त, उनको एम्प्लॉयमेंट्स देने पड़ेंगे, उनको हमें अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ रोकना पड़ेगा, है ना, अच्छी एजुकेशन को देना पड़ेगा, यहाँ के भौगोलिक स्थितियों को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात। थैंक यू सो मच अमित साहब, हमसे बात करने के लिए और एक डिटेल्ड अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। और अपने उड़ान परिवार के लिए और उड़ान के सभी लिसनर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हम लोगों को सुना और आई होप कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लिसनर्स, बात की हमने अमित सिंह नेगी साहब से, जो फाउंडर हैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के। वेबसाइट उन्होंने बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको लिंक दे देंगे। अगर किसी भी तरह के कोर्सेज को आप एनरोल करना चाहते हैं, उनसे किसी तरह की मदद चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप उनके संपर्क में आ सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें
9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।